नमस्कार, मैं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अनिल कुमार जी। सर आपसे नमस्कार। पूछना चाहूँगा, आज इलेक्शन की घोषणा हुई है जम्मू-कश्मीर की, हरियाणा की। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में आप इलेक्शन करा दीजिए। तो क्या देख रहे हैं आप, किस तरह का ये इलेक्शन होने वाला है? और कौन इसमें जीत सकता है? क्या रिपोर्ट है आपकी? क्योंकि इसमें बहुत कुछ काफ़ी दिनों बाद ये इलेक्शन होने जा रहा है वहाँ पर, 370 हटने के बाद में। साथ ही हरियाणा में पूछना चाहूँगा, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हालत कैसी है? एक बड़ी विचित्र स्थिति जम्मू-कश्मीर में पैदा हो गई और जिसे कहते हैं प्रथम ग्रासे मक्ष का पात। पहले गस्से में ही मक्खी जो है, मरी हुई मक्खी मुँह में आ गई। वो किसके आ गई? भारतीय जनता पार्टी। अब आप कहेंगे कैसे मक्खी आ गई? एक बड़ी विचित्र खबर है और वो खबर ये है कि सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला के बेटे, जिनका नाम सब जानते हैं, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, फारूक अब्दुल्ला, उनके खिलाफ एक क्लोज़र रिपोर्ट फाइल की और वो थी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुए कब्जे। सीबीआई ने कहा हमें इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और सबूत नहीं मिला तो उससे बिलबिलाकर ईडी, मोदी जी ने ईडी को उसके पीछे लगाया। ईडी ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि सीबीआई ने केस बंद कर दिया है, लेकिन आप हमें केस चलाने की अनुमति दें। अब पीएमएलए का घपला समझिए। पीएमएलए जब लागू होता है, जब किसी भी शेड्यूल्ड ऑफेंस में, चाहे वो आईपीसी के तहत हो या सीबीआई की स्पेशल जो रिपोर्ट होती है, जिसे स्पेशल केस हम बोलते हैं, उसका कोई केस हो, वो उनके संज्ञान में आता है, तो ईडी उस पर अपनी बराबर समानांतर कार्रवाई शुरू कर दी। अब सीबीआई की आरसी, सीबीआई ने खुद कहा कि हमें इसमें कोई सबूत नहीं, रेगुलर केस बोलते हैं उसे। लेकिन ईडी अड़ गई। ईडी ने कहा इन्हें नहीं मिला तो हमें मिल सकता है, क्योंकि हम तो तुर्रम हैं। हम तो मरे हुए मुर्दे की जान भी निकाल कर बता सकते हैं कि इसकी जेब में क्या रखा है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट ही ऐसा है, शक के बिना पर, बेबुनियाद बातों पर। वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे हमने ईसीआईआर दर्ज कर। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ईसीआईआर एक ऐसा दस्तावेज है कि ये हाथी को गधा और गधे को हाथी बना सकते हैं और किसी आदमी पर कोई भी इल्ज़ाम लगाकर उसे अनिश्चित काल तक जेल में रख सकते हैं। हेमंत सोरेन के मामले में भी यही हुआ, टुटेजा के मामले में भी यही हुआ। आपने अभी जो 2 बेलें का मुकदमा है, दिल्ली में चल रहा है, वो संजय सिंह वाला है, उसमें भी यही हुआ। फिर मनीष सिसोदिया की बेल में भी यही हुआ। फर्जी मुकदमों की बाढ़ लाकर ईडी को बड़ा यकीन था कि हम फारूक अब्दुल्ला को जेल में रखने में कामयाब। हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी सीबीआई से बड़ी एजेंसी नहीं, सीबीआई बड़ी एजेंसी। सीबीआई की बात हम मानेंगे, ईडी की बात नहीं मानेंगे और ईडी को उन्होंने लताड़ लगाई कि अपनी जाँच जो है बस्ती में बंद करके कर दें। ये कब हुआ? ये कल हुआ, परसों हुआ। तो ये एक दहशत भरी बात थी, जो मोदी जी को कम्युनिकेट नहीं की गई, बताई नहीं। ईडी के जो नए डायरेक्टर बने हैं राहुल नवीन, उन्होंने नहीं बताई कि अभी हम तमाचा खा के आ रहे हैं। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर जम्मू-कश्मीर के चुनाव पर होगा। अब जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा दिया और 370 हटाकर 5 अगस्त 2019 से पूरी भाजपा अपनी बड़ाई कर रही है, हमने 370 हटा दिया। जो कांग्रेस नहीं कर पाई, हमने हटा दिया। हमने देश का कलंक हटा दिया। अब पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बेटा ठीक किया, पीओके अब हिंदुस्तान का हिस्सा है। लेकिन पीओके हिंदुस्तान का ऐसा हिस्सा है कि अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं नहीं जा सकता। आप जाना चाहें तो आप नहीं जा सकते। और तो और भारत का चुनाव आयोग फिर कह रहा है कि पीओके में जो 24 विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ हम चुनाव नहीं करा सकते। डूब मरो फिर। 370 हटाकर तुमने क्या उखाड़ा? सिर्फ लोगों को जेल में रखा, कानून के हिसाब से अपना ढोल पीट लिया और कानून की सारी धज्जियाँ उड़ाकर सुप्रीम कोर्ट की बैसाखियों पर खड़े होकर
कह रहे हैं अब चुनाव कराएँगे, भई कराओ। अब जम्मू कश्मीर के बारे में समझिए, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एक दुःख सालता है कि वो जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक तरह से बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह। अब एक कंपैरिज़न है, पहले जम्मू कश्मीर में कुल सीटें थी 111, 24 पीओके की थी, उन पे चुनाव नहीं होता था। तो जम्मू रीजन की सीटें थी 37, कश्मीर की थी 46, लद्दाख की थी 4 और पीओके की 24। अब इन्होंने क्या किया, बड़ी चतुराई दिखाई, क्योंकि होता क्या है कि जम्मू और कश्मीर में एक विभाजन है। जम्मू के लोग जो है वो मुस्लिम बहुल हैं, तो वहाँ ये होता है कि जो कश्मीर की पार्टियाँ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरी पार्टियाँ वो जीत जाती हैं और बीजेपी नहीं जीत पाती। तो उन्होंने कहा कि हम तो हिंदू कार्ड खेलेंगे, जम्मू में हम जीत जाएँगे। लेकिन जम्मू की सीटें जो थी, वो 37 थी और घाटी की सीटें 46, तो इनकी सरकार कभी नहीं बन सकती थी। महबूबा मुफ्ती को इन्होंने पटा लिया, वो इनके झांसे में आ गई और झांसे में आ गई तो इनकी सरकार बन गई और इन्होंने बाद में जो किया सबको पता है। लेकिन अब इन्होंने नया डिलिमिटेशन किया, तो एक तो लद्दाख को बाहर कर दिया। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, सारा एरिया उसके पास है, पीओके का हिस्सा भी उसके पास है, सियाचिन का हिस्सा भी उसी में है और लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं। विधानसभा का अमल नहीं है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में क्या किया इन्होंने कि जो जम्मू की 37 सीटें थी, वो बढ़ाकर कर दी 43। कश्मीर की 46 थी, तो उनको दिखाकर बढ़ावे में कर दी 47। लद्दाख की 4 गायब हो गई, पीओके की 24 हैं, तो उसमें उन्होंने व्यवस्था ये करी कि 2 सीटें आरक्षित की जाएँगी कश्मीरी पंडितों के लिए। कश्मीरी पंडित मतलब भाजपा को पूरा यकीन है कि कश्मीरी पंडित उनको वोट देंगे, उनका समर्थन करेंगे और 3 सीटों पर पुडुचेरी की तरह वहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर केंद्र सरकार या राज्यपाल अपॉइंट करेगा। तो कुल मिलाकर मामला क्या कर लिया, मामला ये है कि जम्मू में अगर 46 सीटें जो हैं, वो बीजेपी जीत जाए और 2 नॉमिनेटेड जो कश्मीरी पंडितों की सीट है वो जीत जाए, 3 नॉमिनेटेड हो ही जाएँगे। तो कुल मिलाकर इनकी सीटें हो जाती हैं 48 और जम्मू रीजन की घाटी की रह जाती हैं 47, ताकि हमारा मुख्यमंत्री बन जाए। बड़ी अच्छी सोच है। हर आदमी को इसी तरह केक काटना चाहिए, तो उसको फ़ायदा हो। लेकिन क्या है कि जनता जो है वो सब भाजपा की धोखाधड़ी जानती है। जम्मू कश्मीर में जनता जानती है कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कुछ नहीं बना। महँगाई, बेरोज़गारी उतनी ही है जितनी पहले थी, उससे ज़्यादा है। भ्रष्टाचार सीमा पार कर गया। सतपाल मलिक ने कहा कि हर बार फ़ाइल लेके मेरे पास आते थे कि रिलायंस का एक इंश्योरेंस है, उसमें उसकी फ़ाइल को ओके कर दो, 300 करोड़ मिलेंगे। दूसरी फ़ाइल ओके कर दो, उसमें 500 करोड़ मिलेंगे। सीबीआई उसकी जाँच कर रही है, कोई नतीजा नहीं। अब बीजेपी के सामने धर्म संकट है। धर्म संकट है कि क्या वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। चुनाव आयोग उनके साथ है ही और चुनाव आयोग बता रहा है कि मोदी जी का जो नारा था, कल ही उन्होंने दिया, एक देश एक चुनाव, उसका पूरा उन्होंने जो है कचूमर निकाला। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के चुनाव में 3 चरणों में चुनाव हो। 3 चरणों मतलब पहले चरण की 24 सीटें, कितने वोटर हैं? 24 लाख। उनकी वोटिंग के लिए 5 लाख सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, पुलिस के जवान तैनात होंगे। यानी एक आदमी सेना का 5 लोगों के ऊपर। ये चुनाव हो रहा है, ये तानाशाही का एक टंगा नाच है। फिर दूसरा चरण होगा 25 तारीख को, उसमें 26 सीटों पर होगा। फिर तीसरा चरण होगा, उसमें 40 सीटों का चुनाव। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने आज बता दिया कि हमारी सारी सेनाएँ मिलकर भी एक बार में, एक ही दिन पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करा सकते। तो मोदी जी का एक देश, एक चुनाव का नारा फर्जी है, फोका है
और बेदम है, उसमें कोई जान नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा विश्वास किस पर है? अपने ढोंगी मीडिया। मोदी मीडिया तो है ही, वो तो दिन रात ढोल पीटता रहेगा। उसके अलावा वो फिल्में बनाते, 3 फिल्में बनी। एक उड़ी पे फिल्म बनी, जिसमें दिखाया गया कि डोभाल जो है, अजीत डोभाल, वो चाणक्य है। उसने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। मोदी जी ने भी कल लाल किले में बोला, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। फर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं। पुलवामा में अपने 43 लोगों को मरवाने की जांच नहीं हुई। 350 किलो आरडीएक्स कहां से आए, इसकी जांच नहीं हुई। जिस गाड़ी में वो 350 किलो आरडीएक्स था, जो गाड़ी कहां से आई, गुजरात के नंबर की थी, मारुति कंपनी की थी, उसके मालिक का नहीं पता। डीएसपी देविंदर सिंह को पकड़ा गया तो वो कहता है गेम समझो, और डीएसपी देविंदर सिंह के खिलाफ मोदी जी की सरकार ने, एनआईए ने आज तक चार्जशीट फाइल नहीं। पूरी धोखेधड़ी चल रही। और उसके बाद वो क्या करते हैं, 2 फिल्म बनाते हैं। पहली बनाई कश्मीर फाइल, सारी फर्जी घटनाएं थी। फिल्म फेस्टिवल में भी गई तो उसकी बड़ी ये हुई कि प्रोपेगेंडा फिल्म है। और अब जियो वाले थे, जियो 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 याद रखो, जियो फिल्म वालों ने, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, उन्होंने एक फिल्म बनाई है आर्टिकल 370। उसमें मोदी जी की रोल ही नहीं है। सारी भूमिका जो है वो दे दी है अमित शाह। अमित शाह चाणक्य है, यहाँ से ये चलता है और यहाँ से ये चलता है, और उसने देखो 370 हटा दिया। और इनको क्या यकीन है, हमारी आर्टिकल 370 देखकर लोग कहेंगे वाह मोदी जी वाह, वोट ले लो। फर्जीवाड़े के नाम पर वोट ले लो। अब बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसको बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, आज भी एक जुलूस दिल्ली में निकला। पहला जुलूस था जो सरकारी स्पॉन्सर्ड था। स्टेज लगवाए दिल्ली पुलिस ने, पानी की व्यवस्था थी, खाने की व्यवस्था थी, जुलूस निकल रहा है। किसान जुलूस निकालते हैं तो कीलें उखाड़ देते, और कोई पहलवान, महिला पहलवान करते हैं तो उनकी खाट रात को छीन के ले जाते। लेकिन इस जुलूस में दिल्ली पुलिस की पूरी दरिया दिली। लग रहा था दिल्ली पुलिस ही करवा रही। और आज एक दूसरा जुलूस था निर्माण भवन पर डॉक्टरों का, वो भी दिल्ली पुलिस की दरिया दिली से चल रहा। सत्तारूढ़ दल खुद चुनाव में जीतने के लिए वो काम, वो हथकंडे कर रहा है जो उसे नहीं कर। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जीत पाएगी? मैं आज आपको फिर कह रहा हूं, ये नहीं जीतेंगे, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। चुनाव आयोग की धांधली हो जाए, सेना का दबाव हो, मीडिया बिका हुआ हो, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव हुए उससे ज्यादा कश्मीर की जनता के लिए ये विधानसभा का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। और कश्मीर को इन्होंने 2 हिस्सों में बांटा है, हिंदू और मुसलमान, घाटी और जम्मू में। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इनकी सरकार वहां नहीं बनेगी। अब जब वहां की सरकार इनकी नहीं बनेगी तो इन्होंने कहा बैलेंस करो। बैलेंस कहां से करो? हरियाणा चलो। हरियाणा की धरती को एक श्रेय प्राप्त है, आया राम गया राम। 67 में जब संवित की सरकारें थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने विपक्ष को एकजुट कर दिया था, एंटी कांग्रेस मुहिम चलाई थी। तो एक विधायक थे पलवल के, उनका नाम था गयालाल। गयालाल जो है वो इधर से उधर लुढ़कते रहते थे थाली के बैंगन। तो वाईवी चौहान उस समय देश के गृह मंत्री थे। संसद में बात आई, खबर आई कि हरियाणा की सरकार गिर गई, एक आदमी के बहुमत से थी, क्योंकि गयालाल गए, चले गए। तो तभी जब बहस के दौरान वाईवी चौहान सदन में खड़े हुए और उन्होंने कहा जी गयालाल जो है वो आयालाल आ गए, सरकार बच गई। और तभी से एक नया नाम बना गयालाल आयालाल। उसके बाद तो भजन लाल, देवी लाल, बंसी लाल, बहुत सारे लाल आ गए। अब जो हरियाणा के चुनाव हैं, 2024 में मोदी जी को पूरा यकीन था, उन्होंने एक टांग मारी, टंगड़ी, जेजेपी को। जेजेपी के साथ सरकार चल रही थी अच्छी खासी, जेजेपी पर लात मारी, उसके सारे विधायक तोड़ लिए, और तोड़ के जो है कहा कि हम जो है अपनी सरकार बनाएंगे, और नायब सिंह सैनी को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। और जो खट्टर साहब थे
उनको केंद्र में लाकर मंत्री बना दिया। अब जब चुनाव हुए तो कांग्रेस और आप के बीच में गठबंधन हुआ, जिसमें 1 सीट उन्होंने आपको दी, 9 सीटें कांग्रेस ने ली और 9 में से कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली। 5 सीटों पर जीत का मतलब है कि रुख हवा का बदल गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम जो है हरियाणा का चुनाव करवा सकते हैं। तो 1 अक्टूबर को हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव होगा। अब मोदी जी को बड़ा यकीन है कि हम जीत लेंगे। कैसे जीत लेंगे? साम, दाम, दंड, भेद, ईडी। वहां के बीजेपी अध्यक्ष ने तो विनेश फोगाट से के लिए भी कह दिया कि उनको भी टिकट दे सकते हैं। आप समझिए, ये सब सारे पहलवानों को खड़ा कर देंगे। ये सारे पहलवानों की शरण में जाएंगे, उनके पांव धो के। आपको मैं आज बता रहा हूं, मोदी जी विनेश फोगाट को बुलाएंगे, उसके पांव धोएंगे आंसुओं से कि भाई मेरी जालाज बचा ले, मेरा जो तीसरा टर्म है, मेरी बेइज्जती मत करा, मेरी सरकार गिर जाएगी। लेकिन सबको पता है विनेश फोगाट को हराने में मोदी जी ने कितनी जी जान लगाई। मैंने पहले ही बताया था, पहलवानों से झगड़ा था बृजभूषण शरण सिंह का। बृजभूषण शरण सिंह का मोदी जी बाल टेढ़ा नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, उसके बेटे को कहा तू बन जा कुश्ती संघ का अध्यक्ष। और जब ओलंपिक में गए तो उसने कहा, विनेश फोगाट ने कहा था कि मुझे पानी में मिलाकर ये कुछ ऐसा पिला देंगे जिससे मेरा वजन बढ़ जाए। ये ऑन रिकॉर्ड है। और इन्होंने किया भी ऐसा। कैसे किया? नीता अंबानी भारत की तरफ से जो ओलंपिक की समिति है उसमें मेंबर हैं। मुकेश अंबानी का एक हॉस्पिटल है जो उसकी मां के नाम पर है, कोकिला बहन। उसका जो ऑर्थोपेडिक सर्जन था उसको बना दिया भारत की सारी टीमों का मेडिकल ऑफिसर, और वो बन गया उनका डाइटिशियन। यानी कि आप समझिए चारों तरफ का शिकंजा। भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष कौन? संजय सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह का लड़का। नीता अंबानी, नीता अंबानी का डॉक्टर, वो डॉक्टर बन गया मेडिकल सुपरिटेंडेंट। उसने सबने मिलकर विनेश फोगाट को 1.5 किलो न्यूट्रिशियस पिला दिया ताकि उसका वजन 2 किलो बढ़ जाए। और इन्होंने चाल ये चली कि ताकि ये बाहर हो जाए, और अपनी चाल में कामयाब भी रहे। ये नहीं समझिए कि ये नाकामयाब लोग हैं। षड्यंत्र में हमेशा ये कामयाब होते हैं, चाहे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र हो, गुजरात में दंगों का षड्यंत्र हो, षड्यंत्र में कभी ये मात। लेकिन इनकी किस्मत खराब है, उसका श्रेय नहीं मिलने पाता। पूरा देश थूक रहा है कि एक छोटी सी बच्ची जो हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए, गोल्ड के लिए ओलंपिक में गई थी, इन्होंने अपने लालच के लिए उसको कितना जलील किया। उसके बाल काट दिए। बाल काटने से कोई आदमी हल्का हो जाता है? कहावत है हमारे यहाँ, बड़ी गंदी कहावत है कि फलाने बाल काटने से मुर्दे जो है हल्के नहीं होते। उसके बाल काट दिए, फिर उसका खून निकाल लिया, फिर उसके कपड़े छोटे कर दिए, नंगा कर दो। उसके नाखून निकालो, नाखून काट देते। उसकी 2-4 उँगली काट देते कि 100 ग्राम वजन ही तो कम करना है। इतने नीच किस्म के लोग ये हैं, पूरी दुनिया इन पे थूक रही है। इसीलिए कोई भी जो लौट के आया है, नीता अंबानी लौट के नहीं आई अपने टीम के साथ। तो आप समझिए विनेश फोगाट अगर इन चुनावों में हरियाणा के 20 गाँवों का भी दौरा कर लेती है, तो ये हार जाएँगे। अग्निवीर से हार जाएँगे, बेरोज़गारी की वजह से हार जाएँगे। किसान तो इनके खिलाफ हैं ही, किसानों के लिए तो ये सूए लगा देते हैं। अभी भी इन्होंने जो है रास्ते बंद कर रखे हैं किसानों के। लेकिन इनको एक डर है। डर ये है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कल राहुल गांधी ने 15 अगस्त को महाराष्ट्र में जाकर एक जगह रैली की, 5 लाख लोग थे। तिरंगा लेकर आए थे। उससे डर गए ये। तो अब राहुल गांधी के खिलाफ बहुत दुष्प्रचार शुरू होगा। ये होगा, राहुल गांधी की 5 बीवियाँ हैं, राहुल गांधी के 4 बच्चे हैं, सोनिया गांधी के 5 बॉयफ्रेंड हैं। ये सारे आरोप आप सुनना, 2-3 बाद, 3 दिन बाद आरएसएस के सारे लोग यही सुनाते रहेंगे। चरित्र हत्या में ये लोग सिद्धहस्त हैं।
ये भगवान राम को भी बता सकते हैं कि वो चरित्रहीन है, क्योंकि किसी की भी रूप, रंग, शक्ल बिगाड़ सकते हैं। मेरी एक आज आरएसएस के बड़े नेता से बात हो रही थी। मैंने कहा राम मंदिर का जो गुब्बारा तुमने फुलाया था, फूट क्यों गया? उसकी हवा क्यों निकल गई? 22 जनवरी के बाद तो लोगों में संकट था कि हम राम मंदिर नहीं गए, लोग हमें रामद्रोही कहेंगे, हमें घुसने नहीं देंगे और वो सारा गुब्बारा फूट गया। उसने कहा जी हमें नहीं पता, आप बताएँ। मैंने कहा क्योंकि आपने जो राम बनाए, वो कलुआ राम बना दिए, काला राम, जिसकी शक्ल देख के मन खुश नहीं होता। मेरा तो नहीं होता। वो लगता है जैसे द्रौपदी मुर्मू का बेटा। इसलिए उस राम को लोगों ने मन में धारण नहीं किया और धारण नहीं किया तो वहाँ गए नहीं, इसलिए आप फैजाबाद हार गए और ये राम का श्राप है तुम्हें, क्योंकि तुम प्रभु राम को बिगाड़ना चाहते हो, तो राम ने कहा मैं तुम्हारा चरित्र, चाल, चेहरा, भविष्य सब बिगाड़ दूँ। अब कोई नहीं कह रहा, अमित शाह नहीं कह रहे ट्रेन भर के चलो अयोध्या। खबर आ रही है अयोध्या में पानी भर गया, खबर आ रही है अयोध्या में लोगों की ज़मीन छीन ली, खबर आ रही है 13,000 गज 13,000 एकड़ ज़मीन जो थी, वो अडानी अंबानी को दे दी। खबर आ रही है कि वहाँ की लाइटें चोरी हो गई। राम के मंदिर की चीज़ें चोरी हो रही हैं। इससे ज़्यादा नीच लोग कौन से होंगे, जो भगवान को भी नहीं छोड़ते। वो एक गाना था कसमें वादे प्यार वफ़ा, वादे हैं क्या, कोई किसी का नहीं इस जग में, नाते हैं नातों का क्या और देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो ये तो चोर लोग हैं। अब हरियाणा में लोग जो है बड़े बेलौग हैं। जाट जो है या हरियाणा का आदमी अक्खड़ होता है, सीधी बात कह देगा, डरता नहीं है। और अब ये जाके देखें, घुसने पे इनके पाबंदी लग जाएगी। आज तक जो नायब सिंह सैनी रोज़ घोषणाएँ करते थे, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी डाँट लगाई है महाराष्ट्र सरकार को कि लाडली बहन योजना में पैसा देने की बात करते हो और लोगों को तुम उनका हक नहीं देखते, किसानों को उनकी ज़मीन के पैसे नहीं देते। तुम्हारी सारी योजनाओं पर हम रोक लगा देंगे। ये योजनाएँ जो घोषित करते हैं और समझते हैं लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे। कल मोदी जी भी कह रहे थे लाल किले से। चुनाव होते रहते हैं हर 3 महीने में। हम जो भी घोषणा करते हैं लोग कहते हैं चुनाव से जोड़ दिया। तुम चुनाव जीवी हो। चुनाव के अलावा मोदी जी किसी मोड में होते ही नहीं। एक तरह से वो हमेशा चुनाव की बात करते हैं, लेकिन अब क्या है, अब वो राहुल गांधी का चरित्र हनन करने पे उतर आए। खबर आएगी जी कि बांग्लादेश में एक लेखक हैं सलाउद्दीन, उन्होंने ऐसी भयंकर-भयंकर बातें लिखी राहुल गांधी के बारे में, नेहरू जी के बारे में। ये सारे आरएसएस के लोग इसी काम में लगे रहेंगे, लेकिन एक बात नहीं जानते, सूरज को जितना भी आप फूँकोगे, थूक आपके मुँह पे गिरेगा और इनके चेहरे जो है विभत्स हो जाएँगे। आरएसएस के सामने संकट है, कश्मीर में चुनाव जीतने का, हरियाणा में चुनाव जीतने का। मैं आपको आज कहता हूँ, हरियाणा में कांग्रेस की 68 सीटें आएँगी। जम्मू-कश्मीर ये जीतेंगे नहीं। इनकी किसी भी कोशिश को चुनाव आयोग कितनी बेईमानी कर ले, अब जनता के सामने इनकी पोल खुल गई है और पोल खुलने का नतीजा क्या है, 10 जिन सीटों पे बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होना था, आज चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं हुई कि उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनावों की घोषणा कर। तो चुनाव आयोग खुद डरा हुआ है, खुद उसको पता है मेरी पोल खुली हुई है और जनता जो है अब डरती नहीं है। बांग्लादेश में उन्होंने सीधा कहा हमारा चुनाव आयोग चोर है। पाकिस्तान के लोगों ने कहा हमारा चुनाव आयोग चोर है। हिंदुस्तान में मेरे जैसा आदमी रोज कहता है चोर है। तो चोरों को हराओ और देश को बचाओ। ये नारा होना चाहिए और ये नारा होगा तो ये सारे चोर जो है ऐसे भागेंगे जैसे भागते चोर की लंगोटी लोगों को मिलेगी, चोर नहीं मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर तमाम अपडेट्स के लिए, जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, आपने सारे अपडेट्स दिए। आगे बात करेंगे अब क्योंकि इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है, तो इलेक्शन पर काम करेंगे और ग्राउंड पर जाकर लोगों के ओपिनियन भी जानेंगे हरियाणा में और कोशिश करेंगे कि जम्मू भी जाएँ। तो बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहना चाहिए, जहाँ पर से भी जो लोग देख रहे हैं नीचे कमेंट कीजिएगा। हमारी टीम जल्द ही ग्राउंड पर पहुँचेगी और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल फिर मुलाकात होगी सर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया सर। नमस्कार।